अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पायरोल्स। और पायरोल्स के लिए जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ उसका सारा कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नज़र आ जाएगा। फ़ाइन, ओके। पायरोल्स क्या होते हैं उनकी मैं आपको पहले शक्ल दिखा दूँ, आई मीन स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये पायरोल का स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। लेकिन हम जैसे कि साइक्लोपेंटीन होता है, लेकिन आप एक कार्बन की जगह NH ग्रुप को इनकॉर्पोरेट कर देते हो। फाइन, तो ये आपका बन जाता है पायरोल। अब पायरोल के अंदर देखने में क्या पता चल रहा है कि जी इसके अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हक्कल रूल के मुताबिक इसको एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर तो नाइट्रोजन हो sp3 में, तो इसके ऑर्बिटॉल की और इन रिंग के जो sp2 ऑर्बिटॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, तो ये लोन पेयर बाकी के कार्बन मेंबर्स के साथ रेजोनेट हो सकता है। इसका मतलब ये कि आप इस पायरोल को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम सेक्सटेट ही समझोगे, 2 2 एंड 2। एक बात। सेकेंड, हम लोग ये देखते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह के बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इन लोगों ने वेल थोड़ा सा और वे के अंदर बताया हुआ है, तो अगर आप फेमिलियर नहीं है इससे, तो जो मोस्ट कॉमनली हम लोग मेथड को एम्प्लॉय करते हैं रेजोनेट करने के लिए, उसको मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करती हूँ। वेल मैं सारा कुछ ये वाला मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस, और इसके अंदर ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको बाकायदा मुझे पेपर एंड कॉपी के ऊपर सब स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, तो मैं यहाँ से उनको डायरेक्टली बता रही हूँ। आप प्रैक्टिस ऑब्वियसली खुद करोगे, और अगर बहुत इशू है तो देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगी अलग से। लेकिन इन केस के अगर आपसे नहीं हो रहा प्रैक्टिस के बाद भी, नाइट्रोजन के ऊपर 2 छोटे छोटे लोन पेयर को एग्जिस्ट कर इमेजिन करो, ठीक है, एक और एक। तो अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर इन केस मूव कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे आ गया। सेम ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाइट्रोजन ने कार्बन नंबर 2 के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, और जो 2 और 3 के बीच में वो रेस्ट कर रहे हैं अब 3 पे। 3 के ऊपर आ गया नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। बाकी का डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन के ऊपर ही है 4 एंड 5 के बीच में। ये नेगेटिव देन यहाँ मूव करेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर रेस्ट करेगा 5 वाली पे। सेम स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है, राइट। इससे नेक्स्ट देखें, ये नेगेटिव यहाँ पर, और इसका नेगेटिव यहाँ पर, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। और उससे नेक्स्ट अगेन अगर आप इसको ड्रॉ करो, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर आएगा, और वापस आपको फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इन ईदर वे आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव इमेजिन करना हार्ड हो जाता है। जो हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं वो यही होता है कि नाइट्रोजन ने पहले अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए, 2 का और 3 का बॉन्ड रेस्ट कर रहा है 3 पे। फिर नेक्स्ट केस में 3 का जो नेगेटिव होगा वो शेयर करेगा 3 एंड 4 के बीच में, और 4 एंड 5 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो एज अ नेगेटिव 5 पे रेस्ट करेगा, जो इसकी ये बेसिक कंडीशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक बात और भी पता चलती है इनको देख के, कि नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो फिर इसके सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने चाहिए। तो देखें, दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। एक, जो इनके ऊपर पोल्स बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं रेजोनेंस के बाद, कि नाइट्रोजन के ऊपर हर केस में पॉजिटिव ही आ रहा है, और जो नेगेटिव आ रहा है हर केस में वो किसी ना किसी कार्बन पे आ रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट इफेक्ट चल रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस वाले केस में नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी दिए थे ये वापस विदड्रॉ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट जो हैं ये ऑपोजिंग चलते रहते हैं, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बेसिसिटी को देखें, ठीक, वैसे इसका जो डायपोल होता है वो 1.55 है अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, क्योंकि आपने देखा कि हर जगह पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड कर रही होती है हम नेचर सॉल्वेंट की क्या यूज़ करें, मतलब पोलर है, नॉन पोलर है तो कितना है। अगर आप पायरोल की वैल्यू देखो ना एज अ बेस, तो आपको पता चलेगा कि इसकी पीके वैल्यू -3.6 है। ये बहुत ज़्यादा वीक बेस होती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन।
अच्छा, ये आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया ना, यहाँ पर थोड़ा सा गौर और करें तो आपको एक और चीज़ भी नज़र आनी चाहिए कि जी हर जगह या तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था या 1 2 3 यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा था। 2 एंड 3 यही दो पोजीशंस थी ओवरऑल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखोगे तो वो होना चाहिए या तो कार्बन नंबर 2 पे या फिर कार्बन नंबर 3 पे। लेकिन देखा क्या गया, देखा ये गया है कि जब पायरोल रिएक्ट कर रहा होता है ज़्यादातर इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके अंदर प्रोटॉन भी इंक्लूडेड है। तो ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो C2 के अंदर, मतलब C2 वाली पोजीशन पे हो रहे होते हैं इन प्रेफरेंस टू C3। वेल अगर आप यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रोटॉन वाले पॉइंट को थोड़ा सा सोचें तो यहाँ पर जब हम पिरिडीन पढ़ रहे थे वो भी नाइट्रोजन बेस्ड हेट्रोसाइकिल था, एरोमेटिक था। पायरोल भी नाइट्रोजन बेस्ड हेट्रोसाइकिल है, एरोमेटिक है। एक 5 मेंबर था, एक 6 मेंबर था। एक के अंदर पिरिडीन वाले के अंदर नाइट्रोजन की नेचर इमीन की थी, मतलब sp2, और पायरोल वाले केस के अंदर हो गई sp3। और इसकी वजह से आप देखो ह्यूज डिफरेंसेस आ रहे हैं। जब हम लोग पिरिडीन के केस में प्रोटॉन को एज इलेक्ट्रोफाइल ले रहे थे तो बहुत ही कम चांसेस थे, बहुत ही ज़्यादा कम, कि वो प्रोटॉन किसी कार्बन पे जाता। ठीक है, वो हमेशा प्रोटॉन नाइट्रोजन ही के ऊपर ऐड हो जाता था, एडिशन हो जाती थी उसकी, राइट, और पिरिडीनियम सॉल्ट बन जाता था। इस वाले केस में आप कह रहे हो कि जितने भी तकरीबन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन भी है, वो C2 को ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता है, मतलब या इस पोजीशन को या इस पोजीशन को, एज़ कम्पेयर टू दीज टू पोजीशंस जो कि C3 बनती हैं। वेल अब अगर हम लोग इस सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहें तो वैसे भी जो आप एरोमेटिक्स के रिएक्शंस या रीन्स के रिएक्शंस देखते हो तो उसके लिए हम दो बातें कंसिडर करते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो आप जस्ट अभी देख कर आए हो, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और दूसरा हम देख रहे होते हैं फिर जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी एरीनियम आयन की। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स कम्यूलेटिवली मतलब डिसाइड करते हैं कि किस रिएक्शन ने किस पोजीशन पर होना है। तो अगर हम अब यहाँ पर देखें कि एरीनियम आयन कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप पिरिडीन को, सॉरी, पायरोल को कंसिडर करो और इलेक्ट्रोफाइल को कंसिडर करो। दो पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल C2 वाले कार्बन पे आके सब्स्टिट्यूट होगा, फ़िलहाल तो खैर ऐड हो रहा है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे नेक्स्ट डीप्रोटोनेशन होगी और आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नज़र आएगी ना। और इस वाले केस में हम लोग इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवा रहे हैं C3 वाले पे। यहाँ पर अगर आप इस वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को देखो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम तब कह रहे हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोफाइल के बीच में और इस कार्बन के बीच में, राइट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोफाइल C2 पोजीशन पे आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और अगर वो C3 पे आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो 2 और 3 में आप प्रेफरेंस किसको दोगे, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, राइट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो C2 को प्रेफर कर रहा होता है। कैसे बन रहे हैं, सिंपल रेजोनेंस करवाई हुई है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया सेकेंड वाली पोजीशन पे, तो क्या हो गया, देखें क्या हुआ। यहाँ पर इसने जाकर बेसिकली अटैक कर दिया यहाँ पर, फाइन। तो नेगेटिव वाला चार्ज, इसको आप दो तरह से समझ सकते हो। ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है, इसने यहाँ पर अटैक किया, इसने यहाँ पर अटैक किया, अटैक कह लो या रेजोनेट कह लो, ये यहाँ पर आया और इसने जाकर इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैचमेंट शो कर दी। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया जो कि ये बना हुआ है। वंस अगेन यहाँ पर देखें, इन ये जो एक छोटा सा हैंड नज़र आ रहा है ना, इसकी मूवमेंट को फॉलो करें, कर ली। आप देखें ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसने यहाँ पर रेजोनेट हुआ, डीलोकलाइज हुआ, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, ये डबल बॉन्ड आ गया नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ। अब इस नेगेटिव ने जाकर किसके साथ अटैक कर लिया है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट इंटरमीडिएट ये क्रिएट हुआ। इसके बाद नाइट्रोजन के पास आ गई डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये डबल बॉन्ड मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ, ये कार्बन होने वाला है डेफिशिएंट, ऐसे।
इसकी डेफिशिएंसी को फिर ओवरकम करने के लिए जो इसका भाई डबल बॉन्ड लेके बैठा हुआ है वो इसके साथ करेगा शेयरिंग, और अब डेफिशिएंसी किस एंड पे आ जाएगी, इस वाले एंड पे, इस फॉर्म के अंदर। ठीक, तो ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अनलाइक अगर आप करते हो कि ये इट्सेल्फ कार्बन नंबर 3 के ऊपर आ जाए तो उसके अंदर आपको जस्ट 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक ये वाला जहाँ पर डायरेक्टली इसने यहाँ से उठ के अटैक कर दिया, पॉजिटिव आ गया इस वाले कार्बन पे। अब एक ही ऑप्शन हो सकता है कि नाइट्रोजन ही अपने लोन पेयर इसको दे दे और खुद डेफिशिएंट हो जाए। ये वाला तो इसके साथ किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत दूर का पड़ोसी है। रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है वो आपको पता है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव, इतनी दूर से रेजोनेंस नहीं होती है। अच्छा, अब अगर आप ये सोचो कि फ़ाइन, 2 तो हमने डिस्कस कर लिए हैं C2 के ऊपर और C3 के ऊपर, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर ही अगर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, नाइट्रोजन जो इसको दे रहा है कार्बन को अपने लोन पेयर, और ये इसको दे रहा है, ये इसको जाके अटैक करे, तो नाइट्रोजन खुद क्यों नहीं कर लेता। तो नाइट्रोजन को अगर आप खुद अटैक करवा देते हो, ठीक है, नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफाइल मान लेते हो, तो आपके पास इस किस्म का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। ये किसी तरह से भी एक और रेजोनेटिंग डीलोकलाइज स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली इन तीनों में सबसे ज़्यादा डी स्टेबलाइज्ड किस्म का सिस्टम होता है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको कोई और इसका स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं मिल सकेगा डीलोकलाइजेशन के रेफरेंस में। फ़ाइन, ओके। अब पायरोल की इलेक्ट्रोफाइल्स को लेके बहुत अच्छी रिएक्टिविटी होती है, हमने देख लिया, और सबसे अच्छी होती भी C2 पे है। वेल, अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इसका एथेनॉल में करवाएं तो इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमोपायरोल है। मतलब पायरोल में कोई पोजीशन ही नहीं रही जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके ना सब्सटीट्यूट हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग सल्फराइल क्लोराइड, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में थायनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्लोरीनेशन एजेंट होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे भी आपको 2 क्लोरोपाइरोल मिलेगा। फाइन, अच्छा, ये तो हो गए इसके, जो आप एक इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एक्सप्लेन कर पाओ। अब अगर हम लोग ये बात कहें कि जी जो नॉर्मल टाइप के रिएक्शन होते हैं, सिग्नेचर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, तो हमें फ़ौरन बेंजीन याद आ जाती है ना। और बेंजीन के बाद हम कहते हैं हाँ, जैसे बेंजीन नाइट्रेशन करती थी, वो हेलोजिनेशन करती थी डिफरेंट लुइस एसिड्स के साथ, अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद आ रही हों। इसके अलावा फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और रिसाइलेशन हम करते थे, उसके अंदर भी हम लोग लुइस एसिड को यूज़ करते थे। ये सारे रिएक्शन बहुत अच्छे रहते हैं बेंजीन के लिए, लेकिन अगर आप इन्हीं को पायरोल पे अप्लाई करना चाहो तो हम लोग ये बात कहेंगे जी, आप कोई भी ऐसा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप इमेजिन कर रहे हो जहाँ पे आपको हीट देनी पड़े, या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या किसी लुइस एसिड के साथ आप रिएक्ट करवा दोगे, तो ये चीज़ उल्टा हेट्रोसाइकिल को ही आके डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं लेनी है। फिर क्या बच जाता है कि अगर हम लोग कोई माइल्डर कंडीशंस दें तो क्या फिर ये जो पायरोल है इसका रिएक्शन हो सकता है एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर दिया है कि बिल्कुल हो सकता है, ये बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाला बंदा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका देखें तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है पिरिडीनियम एन सल्फोनेट, ठीक है। हमने जब पिरिडीनियम की सल्फोनेशन की थी नाइट्रोजन पे, अगर आपको याद हो, तो हमने ये कहा था कि इनके ज़्यादातर पर्पज़ होते ये हैं कि इनको आप फर्दर ट्रांसफरिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो इसका एज अ सल्फोनेट ग्रुप किसी भी और स्पीशी के ऊपर अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना हो तो ये उसका अच्छा सोर्स है और माइल्डर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पायरोल लेते हैं और पिरिडीनियम का एन सल्फोनेट ले लेते हैं तो आपको 90% तक पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। रिएक्शन सिंपल सा है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी करवा दे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ग्रुप जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई इस केस के अंदर, और उसके बाद आप सिंपल एसिड वर्कअप करवाते हो तो ये सॉल्ट जो है ये प्रोप्यूट्रल सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होकर मिल जाता है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है इसका। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत
डिफरेंट टाइप का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विल्समेयर रिएक्शन। ये याद रखना है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टर्म्स में। क्या नाम है, विल्समेयर रिएक्शन। और इसके अंदर हम लोग जो रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं वो फॉस्फोराइल क्लोराइड है और एन डाईमेथिल फॉर्मामाइड है। ठीक है, ये आपने दो सिंपल से रिएजेंट्स को यूज़ किया और इनकी वजह से आपको मिलेगा क्या, बेसिकली टू फॉर्माइल पायरोल, टू फॉर्माइल ग्रुप और है ये पायरोल। ठीक है, तो इसके लिए ये छोटा सा लंबा सा एक सीक्वेंस है मैकेनिज़्म के साथ। तो इसको आप अगेन ये एरो को फॉलो कर लें और मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पर आप क्या ले रहे होते हो, एन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। अब एमाइड हो तो उसके अंदर जो कार्बोनिल होता है ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नहीं होता। कार्बोनिल के अंदर जो कार्बन होगा, अदरवाइज तो आप कहते हो ना कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, लेकिन अगर ये ही आ जाए अमाइड्स के साथ तो आप कहते हो ये अच्छा नहीं रहता। द रीज़न इज़ दिस, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये रेजोनेट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये इतना अवेलेबल नहीं रहता एज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ये आगे ऑक्सीजन के ऊपर ओ नेगेटिव बन गया, इमेजिन हो गया N डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड विद O, एंड O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर। ये जो फॉस्फोराइल क्लोराइड लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला भी ऐसे होता है, जैसे कार्बोनिल है ना तो P है, P के ऊपर डबल बॉन्ड O है और फिर P के एक तरफ एक Cl, दूसरी तरफ दूसरा Cl, तीसरी तरफ तीसरा Cl है। ठीक है, फॉस्फरस 5 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक, समझ आ गई है, यहाँ पर पी का और ओ का डबल बॉन्डेड लिंकेज होता है कार्बोनिल की तरह, तो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ। अच्छा, अब ओ का और पी का यहाँ पर एक लिंकेज बन गया है इस फॉर्म के अंदर, फाइन, एक इंटरमीडिएट बन गया। अब देखें, मैंने कहा कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाता है, 2 ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, 3 क्लोरीन के साथ है, 5 पूरे थे। अब एक नया लिंकेज कौन सा बन रहा है, ओ का और पी का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हेक्सावेलेंट हो जाएगा, तो इसको अपना एक ना एक कोई ग्रुप एज अ लीविंग ग्रुप की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो वो कौन सा निकल जाता है, वो क्लोरीन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। फाइन, ये एक बात क्लियर होगी। नाइट्रोजन ने जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये इमीनियम टाइप एक आयन कंपाउंड बन गया था और ये इमीनियम आयन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फाइन, ओके। अब देखिए, अब इसके अंदर आप ज़रा सोचिए कि कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक होनी है। नाइट्रोजन था ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल ऐसे ही कि नाइट्रोजन पहले समझा नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, डोनेट करने के बाद जब खुद के पास डेफिशिएंसी आई, गरीब हुआ, तो उसको एहसास हुआ कि मुझे पैसे वापस लेने चाहिए। ठीक है, और इसके पैसे वापस लेने में हेल्प करेगा ये क्लोराइड का आयन जिसके पास बहुत से पैसे हैं। और ये क्या काम करेगा, आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके ऊपर एन पॉजिटिव की लग रही है, माइनस आई का इफेक्ट। ये नेगेटिव ने, क्लोराइड ने न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैक किया और ये डबल बॉन्ड वापस नाइट्रोजन को मिल गया, इस किस्म का स्ट्रक्चर बन गया। अब वंस अगेन देखें क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, नाइट्रोजन कभी दे रहा है कभी वापस ले रहा है, फिर दोबारा से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में। अभी अगेन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा इस कार्बन के ऊपर मतलब इस कार्बन के साथ शेयरिंग की कोशिश कर रही हैं या इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अब अगर इस कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो इन चारों के अंदर जो सा भी गुड लिविंग ग्रुप होगा वो फिर कार्बन को छोड़ के चला जाएगा। तो इस वाले केस में कार्बन के अंदर से PO2 Cl2 की फॉर्म में ये वाला ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप निकल के चला जाता है। ठीक है, और बाकी आपके पास अगेन यहाँ इमीनियम आयन टाइप एक स्पीशी, एक इंटरमीडिएट जनरेट हो गया। दिस इज़ द बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो कि अब पायरोल के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार है।
पायरोल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है एंड देन एलिमिनेशन होती है। तो अब अगेन आप पायरोल के ये एरो पुशिंग बहुत अच्छे से हैं, अगर ऊपर इन केस आपको समझ नहीं आई थी तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन के साथ, ये वाले यहाँ और ये वालों ने जाके अटैक कर लिया इस वाली कार्बन के ऊपर, जो कि इस सब मॉलिक्यूल में सबसे अच्छा इलेक्ट्रो एंड ओनली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, कार्बन के हो गए 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, अभी बनने वाला है, तो इस बनने वाले की वजह से इसका जो वीकर बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो वीकर बॉन्ड कौन सा था, जो नाइट्रोजन और इसके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्म में था, और वैसे भी ये वीक क्यों था, क्योंकि नाइट्रोजन इसको कंटिन्यूसली विदड्रॉ कर रहा था। यही एक रीज़न थी कि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। फाइन, ओके। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो ये मिलना चाहिए ना, ऐसा ही है। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इनको दिए थे तो उसके ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया था, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। फाइन, और जो ये डबल बॉन्ड था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर क्या होगा, नाइट्रोजन अगेन यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये है ही है, और ऊपर से पॉजिटिव भी हो गया, तो ये मज़ीद इस वाले कार्बन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका विदड्रॉ इफेक्ट ये होगा कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगी। ये वाला जो प्रोटॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा और ये वाला इसको वापस मिल जाएगा। देखें, इसने डायरेक्ट इफेक्ट डाला इस वाले कार्बन पे, लेकिन ओवरऑल सारा रेजोनेट होकर फाइनली इसको मिल जाएगा। तो अब आपको इस किस्म का एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप अब गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि क्लोराइड अभी भी यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, और ये क्लोरीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में क्लोराइड की फॉर्म में निकल सकता है अगर इसको थोड़ा सा कोई पुश करे, और पुश करने के लिए नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास अगेन लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक, और ये कार्बन ने अपने जो क्लोराइड है उसको एलिमिनेट कर दिया, ये वाली चीज़ बन गई। इस इंटरमीडिएट को अब आप अगर देखो तो क्या हो सकता है वेल यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं कि आप जब क्लोराइड आयन निकल गया तो फिर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, जो ये वाला इंटरमीडिएट होगा। अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं करवाओगे तो ये दोबारा से इसके अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि OH ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आकर यहाँ पर अटैक कर रहा है, OH यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो नाइट्रोजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस फॉर्म के अंदर। फाइन, उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसका और इस वाले का अगर आप लिंकेज एक दूसरे के साथ देखने की कोशिश करो तो ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल सकता है। ठीक है, OH इज़ अ नॉट गुड लिविंग ग्रुप, OH 2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर ये OH की फॉर्म में है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन या फिर आप यहाँ हाइड्रोजन को सोच सकते हो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और ये वाला जो ग्रुप है ये इस फॉर्म में निकलेगा। जब निकलेगा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है ना, तो वो नेगेटिव समझो जाते जाते प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता पास, एंड देन डाईमेथिल अमीन सिस्टम में से एज अ लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल रहा है, और एज अ रिजल्ट आपको क्या जनरेट होके मिल रहा है, 2,4-माइल पायरोल। अब यहाँ पर अगर आपको इस वाले के अंदर इन्होंने डायरेक्ट लिख लिया है कि यही वाला जो प्रोटॉन था ये इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन कर लिया है। अदरवाइज़ अगर आप ऑक्सीजन के लोन पेयर को इमेजिन कर रहे हो तो ये लोन पेयर जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये वाला ग्रुप जैसे निकल के जाएगा, तो O ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं तो OH पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप निकलेगा MnMe इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, वो नेगेटिव आके फिर इसका प्रोटॉन लेगा। तो इससे सिंपल ये है कि आप यहाँ से इस किस्म की सीख लो, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो तो ये आ जाएगी आपको। ठीक है, हमने डायरेक्टली ये वाला और इसका बॉन्ड जो था उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करवा दिए। ओके, उससे रिलेटेड अगर आप यहाँ पे एक वर्क प्रॉब्लम देखें तो मतलब है बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन आपको ये जो वेल्समेयर रिएक्शन था इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। एक्सप्लेन हाउ पायरोल रिएक्ट्स विद दिस ग्रुप। ठीक है, ये बेसिकली क्या था,
एंड डाईमेथिल एमाइड था, फॉर्मामाइड, इसका रिएक्शन फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ हो, और ये दोनों रिएजेंट मैंने कहा आप रट लें हर तरह से कि ये विल्समेयर रिएक्शन के लिए होते हैं, जो कि सिग्नेचर रिएक्शन है पायरोल का, 2 फॉर्माइल पायरोल बनाने के लिए। इसने एक ऐसी प्रोडक्ट दे दी है जी जिसको आप फर्दर अगर रिएक्ट करो मेथिल अमीन के साथ और फिर उसको ट्रीट करवाओ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ नोल के अंदर, तो वो आपको 2N मेथिल अमीनो मेथिल पायरोल बनाकर दे देगा। तो इसके लिए हमें ये तो पता है अगर ये दो रिएक्शन गिवन है तो आपने सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाना है वो 2 फॉर्माइल पायरोल होना चाहिए। अभी हम डिस्कस कर, तो इसके लिए हमें बिल्कुल यही चाहिए था। और साथ में हम लोग अगर इन लोगों ने ये वाला जो लिखा हुआ है इसका बेसिक इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है जहाँ पे उसने अमीनियम आयन बनाया था, ये वाली चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। ये आपने इन शॉर्ट उन्होंने इससे और इससे ये बना के लिख थी, और उसके बाद हमने सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की हाइड्रोलिसिस करवानी थी, तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 फॉर्माइल पिरिडीन। इसका रिएक्शन जब कभी भी आप किसी अमीन के साथ करवाते हो तो कार्बोनिल का और अमीन का रिएक्शन आपको इमीन जनरेट करके देते हैं। फाइन, तो इस इमीन के बाद ये कैसे जनरेट करके देते हैं, ये आप खुद से मैकेनिज्म प्रपोज करने की कोशिश करो, हिंट मैं देती हूँ। कार्बोनिल जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है, और जो अमीन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी, ठीक है। अब आपने सिंपल नाइट्रोजन के लोन पेयर को अटैक करवाना है कार्बन पे, और फिर उससे रिजल्टेंट इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने हैं कि इसका OH बिल्कुल लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल गया है, और कार्बन का और नाइट्रोजन का आपस में डबल बॉन्ड बन गया, जिसको आप इमीन कहते हो। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड, बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसने रिड्यूस करना है। रिडक्शन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको दोनों पे हाइड्रोजन ऐड हुआ मिल रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट यही है। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी तक। नेक्स्ट इसके जो रिएक्शन है उसके अंदर भी काफ़ी मैकेनिज़्म है, तो वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर वेल अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक दफ़ा पेंसिल कॉपी लें और इसको खुद से सारे मैकेनिज़म्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें। ओके जी, नेक्स्ट क्या डिस्कस कर सकते हैं हम कि अभी तो आपने ये देखा ना कि ओके जी, नेक्स्ट क्या डिस्कस कर सकते हैं हम कि अभी तो आपने ये देखा ना कि कैसे विल्समेयर रिएक्शन क्या होता है और ये किस तरह से आपको 2 फॉर्माइल की प्रोडक्ट देता है पायरोल में। वेल अगर हम लोग इसी को नेक्स्ट कंसिडर करें तो एक बड़ा अनयूजुअल सा हम कह सकते हैं कि रिएक्शन भी पायरोल देते हैं। अनयूजुअल हम क्यों कह रहे हैं जो वो देखते हैं। वैसे तो देखो पायरोल जब कभी भी होगा और आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे होते हो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इस किस्म के रेजन्स बनते हैं जो कि पॉलीमर्स होते हैं। और ये अगर आप अगर एनालिटिकल आपको केमिस्ट्री याद हो तो रेजन्स वगैरह हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ये अभी आउट ऑफ स्कोप है कि मैं रेजन्स को डिस्कस करूं, लेकिन इससे ऐसे रेजन्स बनते हैं जो पॉलीमर होते हैं लीनियर, और उनको हम लोग डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब सरप्राइजिंगली ये होता है कि जब कभी पॉलीमर बनाने के अलावा ये अगर आप इसको एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, फॉर एग्जांपल प्रोपानोन जिसको आप कहते हो या एसीटोन कहते हो, तो बजाय इसके कि ये कोई पॉलीमर की फॉर्मेशन करता, हमें एंट्रोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट जाके ये इस किस्म का एक टेट्रामर बना के देता है, ठीक है। एंट्रोपी इस चीज़ को फेवर करती है ना कि फ्रीडम ऑफ रोटेशन, फ्रीडम होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास, लेकिन इस केस के अंदर तो कोई फ्रीडम नहीं है। इतना ज़्यादा एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया टेट्रामर की फॉर्म में, इसको रोटेट करने का फ्रीडम कहाँ है, हर एक बॉन्ड बाउंड हो गया। ये इस किस्म से वेल क्यों करता है, इसका मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझें। वेल देखो ये है पायरोल और ये आपने ले लिया एसीटोन, फाइन, एसिड की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 वाली पोजीशन आपने अभी तक ये देख लिया है कि हाँ 2 वाली इसकी पोजीशन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है और उसने जाके अटैक कर देना है इस वाली पोजीशन पे, फाइन। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप ये बना देते हो तो देखें नाइट्रोजन, अच्छा ये वाला यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लिख दी गई है। इसके लिए जो आपने मैकेनिज्म देखना है कि नाइट्रोजन ने पहले यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस वाले कार्बन ने फिर जाके अटैक किया, फिर उसके बाद फाइनली आपकी डिप्रोटोनेशन होके आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ये
डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखी हुई है, मैकेनिज़्म यहाँ से यहाँ तक का मेंशन्ड नहीं है। या आप ऊपर के जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो। ज़रूर कीजिएगा या आप पॉज करके वीडियो, ठीक है, यह आपकी तरफ से होम असाइनमेंट है। ओके, अब जब ये बन जाता है तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है एज अ लीविंग ग्रुप। वो कैसे निकल जाता है, उसके साथ क्या सिनेरियो हो रहा है। वेल, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो इस रिंग में रेजोनेट होते हैं। फाइन, जब वो यहाँ पर मूव करेंगे, ये यहाँ पर मूव करेगा और ये वाला यहाँ मूव करेगा, तो ये इसको पुश करेगा ओवरऑल के OH एज अ, वैसे तो OH इस लिविंग ग्रुप नहीं होता बट इट हैज़ सम पुशिंग फोर्स, तो ये एज अ लिविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस किस्म का एक इंटरमीडिएट मिल गया। फाइन, इस इंटरमीडिएट में ये वाला कार्बन क्या पोजीशन रखता है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये नाइट्रोजन वापस इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये फिर इधर जाएगा और ये इसने वापस यहाँ पर आना है, ठीक है, ओवरऑल जो इसका एक फोर्स है। लेकिन इसको यहाँ पर आने के लिए अगेन कोई ना कोई तो न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इस पोजीशन पे अटैक करे और दोबारा से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दें। तो इसकी भी 2 पोजीशन से आके यहाँ अटैक हुआ, या आप दे सकते हो ये ऑलरेडी एक तरफ इसका पायरोल, एक तरह से अगर हम इसका ये चार्जेस को फ़िलहाल के निगलेक्ट करें तो एक तरफ पायरोल और ये वाला इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूएंट के इस वाले एंड पे एक दूसरा पायरोल आके अटैच हो रहा है। फाइन, ओके, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ मूव करेगा। पायरोल रिस्टोर हो गया, दूसरे वाला पायरोल उन्होंने इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। डायरेक्ट अगेन इसकी और इसकी जो एडिशन उन्होंने करवाई है इसका टैग इस वाले के ऊपर, वो जैसे इसका इसके ऊपर करवाते हुए डायरेक्टली इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और देन एलिमिनेशन हो रही है वो डिस्कस नहीं किया गया। फाइन, मैं आपको ये पॉइंट बार बार एम्फोसिस तब करवा रही हूँ कि ये नो आप समझो कि ये हमसे नहीं होगा, तो आपसे हो जाएगा, आपने जस्ट वीडियो पॉज करके करना है। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट मिल गई। अब देखें इस प्रोडक्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि हमने एसीटोन तो एक ही यूज़ किया था, लेकिन इस एक एसीटोन के मॉलिक्यूल ने 2 पायरोल के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अपने थ्रू कनेक्ट कर लिया। फर्स्ट टाइम कार्बोनिल एसीटोन के अंदर एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा था और दूसरे टाइम जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर अटैच था तो वहाँ पर इसने अपने आप को अगेन एक तरह से आप कह सकते हो कि रीअरेंज करके या फिर ख़ुद को एक नई तरह का इलेक्ट्रोफाइल बनाया और इस तरह से 2 दफ़ा पायरोल ने इस एसीटोन के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है, 2 डिफरेंट पायरोल्स ने अपनी सेकेंड पोजिशन से, और आपको इस किस्म का एक रिंग मिल गया। अब सेम स्टोरी को ना यहाँ पर भी कंसिडर करें, यहाँ पर भी एसीटोन आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस किस्म की इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक और जाकर अटैक करेगा पायरोल, ठीक है। अब ये वाला जो पायरोल होगा, ये वाला पायरोल एक तरफ मैथल ग्रुप है और इसकी तरफ भी दूसरी तरफ मैथल ग्रुप है, ठीक है। तो ये पुश करते हैं ओवरऑल दोनों मैथल ग्रुप समहाउ के ये एक एंड दूसरे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अपनी टेल को जाकर बाइट कर ले, और ओवरऑल ये आपके पास एक टेट्रामर जो कि अगेंस्ट हमने कहा कि एंट्रोपी के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म इतना कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं है जो मैं आप लोगों को अलग से करके बताऊँ। इस वीडियो को अभी आप पॉज करें और अभी के अभी इसका मैकेनिज़्म लिखने की कोशिश करें कि यह कैसे बनता है। अगेन सेम स्टेप्स हैं और उनको आपने एक दफ़ा किया और यहाँ पर आपने अगेन उसको रिपीट किया, ठीक है। जिस दफ़ा वो होता है आप फाइनली प्रोडक्ट बना देना है।